के अर्थशास्त्र पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य। 15 अगस्त 1947 को देश ब्रिटिश शासनकाल से मुक्त तो हो गया, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था गतिहीन यानी कि बिना किसी ग्रोथ रेट के विच्छेदित हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बट गया था देश, और इसकी अवस्था थी अर्ध विकसित की। हालांकि ब्रिटिश शासनकाल की स्थापना से पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था विकसित और स्वतंत्र मानी जाती थी, लेकिन औपनिवेशिक साम्राज्य ने कॉलोनियल रेन में देश की जो आर्थिक प्रगति थी उसको कुंठित कर दिया, कम कर दिया। अब भारत में स्वतंत्रता के साथ ही देश की उचित व्यवस्था और मार्गदर्शन का कार्यभार देश के करदाताओं के ऊपर था। इसके लिए देश की सरकार ने आर्थिक प्रणाली नियोजित करने की योजना बनाई, यानी कि जो आर्थिक प्रणाली है, जो इकोनॉमिक सिस्टम था, उसको प्लान्ड करने का सोचा गया, जिसके लिए सर्वजन कल्याण संभव हो सके। भारत में आर्थिक विकास को पिछड़ी कृषि व औद्योगिक व्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से साधन के रूप में अपना कर योजनाएं प्रारंभ की गई। चूँकि 5-5 वर्षों के लिए ये योजनाएं थीं, तो इनको पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। आर्थिक नियोजन प्रणाली का उदय पूंजीवादी देशों से हुआ था, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण रूप से निजी स्वामित्व के हित के समर्थन में नहीं थे। उन्होंने माना कि समाजवाद के प्रतिमान को उचित माना जाए और जन कल्याण के लिए नियोजन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। वे समाजवाद के हित में थे, परंतु फिर भी उन्होंने भारत में ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जिससे समाजवादी समाज बना रहे। हमारे इसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, यानी क्षेत्र होगा, और इसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान रहेगा। मैं आपको थोड़ी बातें हल्की सी बता दूं कि आर्थिक प्रणाली जो होती है वह क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। देखिए, किसी समाज या भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उत्पादन और संसाधनों के नियंत्रण और वस्तुओं व सेवाओं के वितरण को ही हम आर्थिक प्रणाली बोलते हैं। यानी कि जो उत्पादन और संसाधन हैं उनका नियंत्रण किनके हाथों में है, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसे हो पा रहा है। जब इस पूरे को समग्र रूप में हम लेंगे तो उसी को हम आर्थिक प्रणाली के तौर पे जानेंगे। आर्थिक प्रणाली बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है, जो मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। आर्थिक प्रणाली को देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप निर्धारित और नियोजित किया जाता है। अगर हम जानना चाहें आर्थिक प्रणाली के प्रकार, तो सबसे पहले आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व का आधिपत्य पाया जाता है। निजी स्वामित्व का आधिपत्य से तात्पर्य है कि जो निजी व्यक्ति हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो होगा, उसका स्वामित्व आधिपत्य यानी कि उसका स्वामित्व होगा किस पर? उत्पादन के साधनों पर। उत्पादन के साधन आप सभी लोग जानते हैं 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप ये उत्पादन के साधन है। ये किसके आधिपत्य में होंगे? निजी क्षेत्र के। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाएगा। आर्थिक प्रणाली की इस व्यवस्था में मुख्य भूमिका निजी सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर की द्वारा ही निभाई जाती है। इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता है, बल्कि मांग और सप्लाई के जो फोर्सेस होते हैं वह तय करते हैं कि किसको वस्तु किस रेट पर मिलेगी। अधिकांश विभाजन इस बात पर निर्धारित करता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है। इफ़ यू हैव अ परचेजिंग पावर, अगर आप में ख़रीदने की क्षमता है, क्रय क्षमता है, तो ही आप उन वस्तुओं को ले सकेंगे। ठीक है, वे किन वस्तुओं और किन सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं, यही उनकी क्रय क्षमता है। इसी के आधार पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि वह कौन कौन सी वस्तुएँ एक्वायर कर पाएंगे। इसमें अधिकतम लाभ को ही प्राथमिकता दी जाती है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहे इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलें या बाज़ारवादी अर्थव्यवस्था बोलें, कभी कभी इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। जो दूसरी अर्थव्यवस्था आती है वो आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की क्रिया में मुख्य भूमिका सार्वजनिक क्षेत्रों की होती है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, समाज का अधिकार कह सकते हैं, क्योंकि सरकार समाज के द्वारा ही चुनी जाती है।
तो अधिकार किसका होता है? जनता का होता है, यानी कि सरकार का होता है, क्योंकि सरकार जनता की ही प्रतिनिधि होती है। तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन समाज के कल्याण के लिए होता है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा वितरण एवं कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत समाजवादी राष्ट्र अपने नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। चीन तथा क्यूबा समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। एक और तीसरी अर्थव्यवस्था आती है जो इन दोनों का फ्यूजन है, दोनों का मिश्रण है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार तथा बाज़ार दोनों का सह अस्तित्व होता है, यानी कि दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करना, ठीक है, सह अस्तित्व में होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें बाज़ार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तथा सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाज़ार सुलभ करा पाने में असक्षम रहता है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत भी उन्हीं में से एक अर्थव्यवस्था है। यानी कि अगर हम यूँ कहें कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है, तो आप बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए हम ये जानते हैं कि आर्थिक नियोजन यानी योजना होता क्या है। देखिए, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय यानी आशय है कि राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं द्वारा पूर्वानुमान लगाना। सबसे पहले जो राज्य के अभिकरण हैं, यानी कि जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वह यह तय करें कि देश की जो आर्थिक संपदा है वह क्या है। ठीक है, सेवाएं जो हैं वो एक निश्चित अवधि के लिए उनकी आवश्यकता क्या है और उनका पूर्वानुमान, यानी कि वो अभी एक निश्चित समय के बाद वो किस मात्रा में और किस गुणवत्ता में होंगी। सहज रूप से स्पष्ट हो जाता है इस बात से कि आर्थिक नियोजन अपने आप में सामाजिक नियोजन की ही अवधारणा को सन्निहित करता है, यानी कि अपने में धारण करता है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। आर्थिक नियोजन में एक ही उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य यानी कि लोगों का कल्याण हो, और इसके लिए समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। यूँ कहा जा सकता है कि आर्थिक व सामाजिक नियोजन एक साथ चलते हैं, इसलिए इन पर एक साथ ही विचार करना चाहिए। थोड़ा सा दूसरे शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत देश में उपलब्ध सभी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का उपयुक्त तरीके से उपयोग करते हुए एक निश्चित अवधि के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यही आर्थिक नियोजन है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का युग कहाँ से प्रारंभ हुआ। हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, लेकिन लंबे समय तक माथापच्ची करते हुए देश के जो उस समय के कर्णधार थे, उन्होंने 1 अप्रैल 1951 को आर्थिक नियोजन का शुभारंभ कर दिया। सन 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया था। ब्रिटिश सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1938 में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी किया था, लेकिन यह समिति कुछ विशेष कारणों से कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाई थी। इसके पश्चात सन 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा मिलकर एक योजना तैयार की गई, जिसमें मुंबई योजना के नाम से जिसे जाना गया। इसके साथ ही श्री N.N. राय द्वारा धन योजना की भी शुरुआत की गई थी, यानी कि उसे प्रकाशित किया गया था। ये तो रहा भारत में आर्थिक नियोजन का शुभारंभ की भूमिका क्या रही। शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 1951 से, लेकिन उससे पहले 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया जी की प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया और 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया जाना। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा मिलकर मुंबई योजना के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित करना, जिसका नाम एक योजना तैयार करना। बाद में श्री N.N. राय द्वारा धन योजना भी प्रकाशित होना। आइए हम बात करते हैं योजना आयोग की। इसकी स्थापना का सुझाव 1946 में ही दिया जा चुका था और इसके आधार पर 15 मार्च 1950 को
योजना आयोग की स्थापना हो गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस आयोग का कार्य योजनाएं बनाना था, उनके कार्य में परिणत करना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना था। पहले योजनाएं बनाएं, फिर उन योजनाओं को कार्य में परिणत करें और उसके बाद में उनकी प्रगति का मूल्यांकन करें कि जो कार्य किया गया वो वैसे ही हुआ जैसा सोचा गया था या उसमें कोई अंतर रहा है तो क्या अंतर रहा है और उनके कारण क्या रहे हैं और उसमें कैसे करेक्शन करेंगे। भारत में आर्थिक विकास 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुए। इसके अंतर्गत 5-5 वर्ष की योजनाएं बनाकर आर्थिक विकास संपन्न किया जाता है। तो ये बात रही योजना आयोग की। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम और जानेंगे। योजना आयोग ने 5-5 वर्षों का लक्ष्य लिया। इन 5-5 वर्षों का लक्ष्य लेकर के जो योजनाएं लागू की गई उनको पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। भारत में ये योजनाएं चूँकि 5 वर्ष के सिद्धांत पर प्रतिपादित हुई, इसीलिए इन्हें पंचवर्षीय योजना कहा गया। भारत के योजना प्रलेखों में आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का उल्लेख भी होता था, लेकिन 5 साल का खाका अच्छे से खींचा जाता था। दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्ष्यात्मक योजना भी कहा जाता था। इन योजनाओं के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को आधार माना जाता था। यानी कि अगर आपने 20 वर्ष का प्लान बनाया दीर्घकालिक, तो उसको पहले 5 वर्ष में आपने क्या क्या करना है, वह 5 वर्ष के पहला जो हिस्सा होगा वो अगली पंचवर्षीय योजना का आधार बनेगा। उसमें जो आप हासिल कर लेंगे उसके आधार पर आप आगे की नीति बनाएंगे। अगली पंचवर्षीय योजना का आधार बनता है वर्तमान पंचवर्षीय योजना। तो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण विचारकों का योगदान था। इन्हीं नामों में से सांख्यिकीविद प्रसाद चंद्र महालनोबिस का नाम प्रमुख है और देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं के विचारों पर आधारित थी। अगर हम बात करें तो हमें ये तथ्य पता चलेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में जो योजना आयोग है उसका स्थान नीति आयोग ले चुका है। और नीति आयोग जो है, नीति का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो NITI नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका गठन हो गया। ये 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है। इसके गठन के साथ ही आगे की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण काल का क्रम समाप्त हो गया। अब प्रशांत चंद महालनोबिस का जिनका जिक्र भी आया है, थोड़ी सी जानकारी हम उनके बारे में भी ले लें। दरअसल इनका जन्म हुआ था 1893 में कोलकाता में। इन्हें भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाना जाता है। किनको? प्रशांत चंद महालनोबिस को। इन्होंने अपनी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से पूरी की। सांख्यिकी विषय में अत्यधिक योगदान होने के कारण इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त थी। सन 1946 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का सदस्य भी बनाया गया था, जो वैज्ञानिकों का एक जाना माना संगठन है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि ISI की स्थापना की तथा साथ ही एक सांख्य नामक जर्नल पुस्तक को भी प्रकाशित किया। आज भी उनकी संस्था और पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। सांख्य जर्नल आज भी विश्व स्तरीय सांख्यिकी विदों के लिए प्रमुख विचार विमर्श और चर्चा का प्रतिष्ठित मंच भी माना जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या क्या हैं, इस टॉपिक को हम जानेंगे कल। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों के साथ इसे साझा करें। आज भी भले वैक्सीन आ चुकी है कोरोना की, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस को इग्नोर करना हम सबके हित में नहीं होगा। इसीलिए मास्क लगाएं, जब भी घर से बाहर निकलें समय समय पे हैंड सैनिटाइज करते रहें और हो सके तो बहुत भीड़ भाड़ के कार्यक्रमों में जाने से बचें। सुरक्षित रहें, कोरोना की गाइडलाइंस फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।